हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच आपका फिर से स्वागत करता हूं बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कि किस तरीके से जीन पियाजे ने बच्चों के विकास को, बच्चों के सीखने को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझ लिया जो जीन पियाजे हमसे कहना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो को हम थोड़ा हायर लेवल पे लेके चलेंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे स्कीमा की, एक ऐसा टॉपिक जिससे आप सभी को डर लगता है, एक ऐसा टॉपिक जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चन आने पर उसको गलत कर देते हैं। दोस्तों, स्कीमा कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक भी जीन पियाजे ने ही दिया था, ये कॉन्सेप्ट भी जीन पियाजे ने ही दिया था। इसको हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, जो हमने सबसे पहला स्टेज देखा था जीन पियाजे में, वो था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। तो आप सभी सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब समझ चुके हैं, मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वेदर चाइल्ड इज एबल टू थिंक विद हिज आईज। तो इसका आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से सोचता है? फ्रेंड्स, बच्चा केवल जो आपकी पहली स्टेज है 0 to 2 ईयर्स की, इसमें बच्चा केवल अपनी आईज का मूवमेंट कर पाता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा अपनी आंखों से सोच रहा है, चाइल्ड इज एबल टू थिंक विद हिज आईज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, दैट इज थिंक विद सेंसेस। सेंसेस की बात सबसे ज्यादा इसी स्टेज के अंदर हो रही है, 0 to 2 ईयर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो भी होगा सेंसरी मोटर स्टेज। वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, गोल डायरेक्टेड एक्शंस। समझते हैं दोस्तों, गोल डायरेक्टेड एक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने क्लैप किया, आपने चुटकी बजाई, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा आपकी तरफ देखेगा, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, बच्चा देखेगा कि आवाज कहां से आ रही है। अगर आपने उसके सामने कोई एक्शन किया, अगर आपने बच्चे के सामने कोई भी एक्शन किया, तो बच्चा उस एक्शन की तरफ देखेगा। इसको कहा जाता है गोल डायरेक्टेड एक्शंस। तो दोस्तों, ये भी सेंसरी मोटर स्टेज का ही पार्ट है। एक और कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी, जिसके अंदर छोटा बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाए, अगर अपने परिचित या नोन लोगों से अलग कर दिया जाए, जनरली अपनी मदर से अलग कर दिया जाए, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसको कहा जाता है सेपरेशन एंजाइटी। कि उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी है, उसको मदर से दूर होने पर डर का एहसास होता है, इसको हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। और दोस्तों, ये भी जनरली 0 to 2 ईयर्स की एज में बच्चों के अंदर देखा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। दोस्तों, इसी तरीके से इससे मिलती जुलती एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी के अंदर हम कह सकते हैं कि बच्चा अपरिचित लोगों से, अननोन पीपल से डरता है। ऐसे लोगों से डरता है जिनको कि वो अभी तक नहीं जानता, जिनसे वो अभी तक परिचित नहीं हुआ है। अगर सपोज करिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और कोई आपके एक ऐसे अंकल आ जाते हैं, तो बच्चा उनकी गोद में जाने से डरेगा, बच्चा उनके पास नहीं जाएगा। अगर वो आप उसको बच्चे को उनकी गोद में दे देते हैं तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे सेंसरी मोटर स्टेज के। फ्रेंड्स, जो हमारी सेकंड स्टेज हमने समझी थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को एक और नाम से जाना जाता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल फंक्शन, जिसके अंदर बच्चे का माइंड लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। लॉजिकली तो सोच रहा है बच्चा, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक सही नहीं सोच पाता है।
सपोज करिए अगर आपने बच्चे को एक बफेलो दिखाई, बफेलो से इंट्रोड्यूस कराया, थोड़ी देर बाद उसने एक ब्लैक कलर की काऊ देखी, तो हो सकता है बच्चा उसको भी बफेलो ही समझ ले, उस काऊ को भी वो बफेलो ही समझना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कहा जाता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर दो पार्ट्स और आते हैं दोस्तों। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हमने फर्दर टू पार्ट्स में और डिवाइड किया है, प्री कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्यूटिव। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था, पूछा गया था कि प्री कॉन्सेप्चुअल कौन से स्टेज का पार्ट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज क्या होता है, प्री कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या है? दोस्तों इसके अंदर बच्चा बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं कर पाता है, जैसा अभी हमने देखा था ट्रांसडक्टिव के अंदर। तो ये सिमिलर टू दैट ही है। इसको हम समझते हैं इस तरह से कि जीन प्याजे जब अपने बच्चे को लेके बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक छोटा स्नेल देखा, स्नेल को बच्चे से इंट्रोड्यूस कराया, बच्चे को बताया कि ये स्नेल है, स्नेल ऐसा होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे गए तो बच्चे ने एक और स्नेल देखा, तो बच्चे को लगा कि ये वही स्नेल है जो हमने पहले देखा था। बच्चा ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये कोई दूसरा स्नेल है, वो समझ रहा था कि ये पहला वाला ही स्नेल है। इसके बाद आता है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव भी इसी का पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्यूटिव। इंट्यूटिव के अंदर दोस्तों हम समझ सकते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा रेशनली नहीं सोच पाता है, बच्चा केवल बेसिक लेवल की थिंकिंग कर पा रहा है। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि बच्चा जेस्चर्स और सिंबल्स को पहचानना शुरू कर देता है। आपने उसको बता दिया काउंट करके कि 4 कितने होते हैं और बच्चे को दिखा दिया कि ये 4 को ऐसे लिखा जाता है, तो वो समझना स्टार्ट कर देगा कि 4 क्वांटिटी में कितने होते हैं और 4 को लिखा कैसे जाता है, या ए कैसे लिखा जाता है, बी कैसे लिखा जाता है, डी कैसे लिखा जाता है। ये सब बच्चा समझना शुरू कर देता है, वो जेस्चर्स और सिंबल्स को समझना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इरिवर्सिबल थॉट्स, यानी कि बच्चा केवल वन वे ट्रैक माइंड रखता है और वो केवल वन वे थिंकिंग कर पाता है। इसका मैं आपको वही एग्जांपल लूंगा जो कि जीन प्याजे ने किया था। जीन प्याजे अपने उसी बच्चे को जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इसको स्कूल से घर लेके आए और उससे कहा कि बेटा क्या अब आप वापस स्कूल जा सकते हो? तो बच्चे ने कहा मैं स्कूल से तो घर जा सकता हूं, लेकिन वापस घर से स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो रास्ता मुझे याद नहीं है। इसका मतलब बच्चा केवल वन वे ट्रैक ही सोच पाएगा, वो अदर वे उसका नहीं देख पाता है, वो अदर वे से उस चीज को नहीं सोच पाता है। दोस्तों इसके अंदर एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म है जिसमें बच्चा निर्जीव चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स को सजीव समझना, लिविंग समझना शुरू कर देता है। बच्चे के पास जो भी डॉल है, जो भी टॉयज हैं, वो उसके साथ खेलता है और उसको इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अंदर, वो था हॉट एंग्री सन। अगर बच्चा बोल रहा है सन किस तरह से हॉट है, क्योंकि वो एंग्री है और एंग्री होने की वजह से वो हॉट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि इसी के अंदर एनिमिज्म आता है, इसी के अंदर बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझना शुरू करता है। जैसे गर्ल्स खेलती हैं बारबी डॉल से, किचन सेट से। अगर सपोज करिए छोटे बच्चे के चोट लग जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो रूम के अंदर चल रहा था और टेबल से उसका पैर टकराया, उसके चोट लग गई, तो अब बच्चा बोलेगा कि इस टेबल को भी मारो, इसकी पिटाई लगाओ, तभी बच्चा शांत होगा। तो इसका मतलब वो यह समझ रहा है कि टेबल के चोट लगेगी जब हम इसको मारेंगे, तो वो टेबल को भी एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट कर रहा है। ये तो बात हुई एनिमिज्म की। इसके अंदर दोस्तों एक और क्वेश्चन देखने को मिला था, वो था मेक बिलीव प्ले, यानी कि वो इस तरह से प्ले करता है, इस तरह से खेलता है चीजों के साथ, वो उसको हकीकत समझना स्टार्ट कर देता है, हकीकत समझ लेता है। दोस्तों इसका भी आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसी स्टेज के अंदर बच्चा बिलीव प्ले स्टार्ट करता है। दोस्तों तीसरी जो स्टेज हमने डिस्कस की थी वो थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
इसके अंदर बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चा मिड स्कूलर है या वो अपने लेट चाइल्डहुड में है। इसको मिड स्कूलर स्टेज भी कहा जाता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड थिंक लॉजिकली। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो हमारी थर्ड स्टेज है जिसके अंदर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। हम ये भी कह सकते हैं बच्चा कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को अब समझना शुरू कर चुका है। इसको हम ये कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है दोस्तों? ये कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या मतलब है? कॉन्क्रीट थिंकिंग का जो चीजें आंखों के सामने होती हैं उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग। जो बच्चा देख पा रहा है बस वो सिर्फ उतना ही समझ पाएगा, बस वो सिर्फ उतना ही सोच पाएगा। इस स्टेज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है सीरीज, यानी कि बच्चा इस स्टेज में चीजों को सीरीज में लगाना शुरू कर देता है। असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर समझना शुरू कर देगा, नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग और इस तरीके की चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर सीरिएशन के अलावा क्लासिफिकेशन भी आता है दोस्तों। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करना। तो सपोज करिए अगर आपने बच्चे को कुछ कलर्स वगैरह दे दिए तो बच्चा उनको ग्रुप में डिवाइड कर देगा कि ये पर्टिकुलर एक जैसे कलर हैं, ये डिफरेंट टाइप के कलर हैं। बच्चा इसमें ये सब चीजें समझना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है दोस्तों रिवर्सिबल थॉट्स। वो भी हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का ही पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले स्टेज में देखा था, सेकंड स्टेज में, कि बच्चा अगर सपोज करिए घर से स्कूल जा रहा है या स्कूल से घर जा रहा है तो वो उसका रिवर्स नहीं समझ पाता है, बच्चा रिवर्स वे को याद नहीं रख पाता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो वो बच्चा उसका उल्टा भी समझना शुरू कर देता है, वो उसका रिवर्स थिंकिंग भी खुद स्टार्ट कर देता है। एक और दोस्तों इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है पॉइंट ऑफ ट्रांजिटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी। वो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी? वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सपोज करिए आपने बच्चे को बताया a इज ग्रेटर देन b एंड c इज स्मॉलर देन b, तो फिर a c से बड़ा होगा या छोटा होगा? दोस्तों अब हम लोग तो बड़े हैं तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि a इज ऑल्सो ग्रेटर देन c इस सिचुएशन में। लेकिन बच्चा क्या करेगा? बच्चा इस सिचुएशन में समझ तो लेगा कॉन्सेप्ट को, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही बच्चा समझ पाएगा। अगर बच्चा इतना छोटा होता है, थर्ड स्टेज के अंदर होता है, मिड स्कूलर होता है, तो हम उसको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसे समझाएं, लाइव एग्जांपल्स के साथ उसे समझाएं या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करा के उसको डेमो देकर समझाएं, तो बच्चा जल्दी समझ लेगा। अब इसमें बच्चा क्या करेगा? बच्चा कुछ स्ट्रॉ ले लेगा, बच्चा स्ट्रॉ को कट करेगा कि ए जो स्ट्रॉ है उसने नाम दे दिया है स्ट्रॉ को, ये जो एक ए स्ट्रॉ है ये बी से बड़ी है और सी बी वाले से भी छोटी है, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो बच्चा इस तरह से उसको ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बहुत जल्दी समझ लेगा दोस्तों। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, जिसके अंदर बच्चा अब इनफ मैच्योर हो चुका है। और हमने पिछले स्टेज में देखा था कि बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग कर पा रहा था, लेकिन इसके अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है। वो चीजों को मोर लॉजिकली सोचने लगा है और वो पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। वो ऐसी चीजें भी सोच पा रहा है जो उसके सामने नहीं होती हैं। पिछले स्टेज में वो सिर्फ ऐसी चीजें समझ पा रहा था जो उसके सामने थी, वो केवल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके समझ पा रहा था। लेकिन अगर आप इसमें कोई उसको ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें उसको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं तो भी बच्चा इसको समझ पाएगा। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बच्चा हाइपोथेटिकल चीजों को भी समझ पा रहा है, उसमें भी अपनी रीजनिंग लगा पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ये कौन से स्टेज से रिलेटेड है। तो ये जीन पियाजे के फोर्थ स्टेज से रिलेटेड है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको मेटा कॉग्निटो भी कहा जाता है। मेटा कॉग्निटो का मतलब होता है अपनी थिंकिंग को खुद कंट्रोल करना। बच्चा इसमें अपने थॉट्स पे
धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू कर देता है और बच्चा अपने अकॉर्डिंग सोच पाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या है? स्कीमा हम कह सकते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती हैं, जो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है, खुद से ही सीख जाता है। जैसे लुकिंग, सकिंग, ग्रैस्पिंग, रिफ्लेक्सेस, ये सब हमें बच्चे को कभी नहीं सिखाने पड़ते। ये सब चीज़ें बच्चा खुद ही सीख जाता है। जब वो स्टार्टिंग में अपनी मदर का दूध पीता है तो वो खुद ही सक करना सीख जाता है, हमें उसे कभी भी सकिंग सिखाना नहीं पड़ता है। अगर आप उसे कोई ऑब्जेक्ट दीजिए तो बच्चा उसे खुद ही ग्रैस्प करना सीख जाता है, बच्चा खुद ही इधर उधर देखना सीख जाता है। इसको कहा जाता है स्कीमा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें बच्चे को सिखाने नहीं पड़ते, बच्चा अपने आप उसे सीखता है, खुद ही उसे फंक्शनिंग करना समझ जाता है, इसको कहा जाता है स्कीमा। तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये स्कीमा के बेस पे ही होता है। अगर स्कीमा है तभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है? एसिमुलेशन है जो भी आपके पास स्कीमा है, स्कीमा के अंदर आपको जब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, स्कीमा के अंदर जब आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, तो उसे कहा गया assimilation. We can also say that assimilation is a kind of matching between already existing cognitive structure and environmental needs. जब आपका जो environment है, environment में कुछ changes आए, बच्चे को दूध पीना आता था, लेकिन जब बच्चे को आपने कटोरी के अंदर दूध दिया, किसी बॉल के अंदर दूध दिया, तो बच्चा उसको भी अपने पुराने मेथड्स को अप्लाई करेगा कि किस तरह से वो सकिंग करता था, और वो वहां उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इसके अंदर एक और वर्ड आता है एसिमुलेशन के बाद, एडेप्टेशन। लेकिन जब बच्चे ने देखा कि वो दूध है लेकिन वो उसे सिमिलर तरीके से नहीं पी पाएगा, उसे कुछ और उसमें टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, तो इसको कहा जाएगा एडेप्टेशन। यानी कि बच्चे ने ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग में, ओल्ड मेथड्स में कुछ नई चीजें और कुछ नए मॉडिफिकेशंस ऐड किए, तो हमने इसको कह दिया एडॉप्टेशन। अब दोस्तों, होता क्या है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में, जब भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से बच्चे को कुछ नए मेथड सीखने पड़ते हैं, तो बच्चा इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में आ जाता है। इक्विलिब्रेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा नए एनवायरमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें सीख चुका होता है, और डिसइक्विलिब्रेशन वो चीज होती है, डिसइक्विलिब्रियम वो चीज होती है जिसके अंदर बच्चे को हमेशा जब भी ये एहसास होता है कि अब उसे कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है डिसइक्विलिब्रियम। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एसिमुलेशन, एडॉप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम और स्कीमा, ये सभी एक साथ ही देखे जाते हैं। तो स्कीमा, एक बार हम फिर से चीजों को रिपीट कर लेते हैं। स्कीमा वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिखानी नहीं पड़ती हैं, आती हैं, ऑलरेडी बच्चे उसे खुद से जानते हैं। इसके अंदर हमने कुछ चीजें काउंट करी, जैसे लुकिंग, सकिंग, ग्रैस्पिंग, रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा। एसिमुलेशन की हमने बात करी, जब भी आपको आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में एनवायरमेंटल चेंजेस की जरूरत पड़ती है, उसको हमने कह दिया एसिमुलेशन। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन हमने कहा कि जब भी बच्चा नई चीजें सीख लेता है नए एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कहा गया एडॉप्टेशन। और इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसके अंदर बच्चा नई चीजों को अगर सीख लेगा तो वो इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में आ जाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा। दोस्तों, फ्रेंड्स, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने जीन पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया। उनका ये कहना था कि जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने सारा का सारा जो रिसर्च किया वो पूरा का पूरा रिसर्च अपने ही बच्चों पे किया। उनने अपने ही घर के 3-4 बच्चों के ऊपर ये पूरा रिसर्च किया, ये पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन करी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई। उनका ये मानना है कि इसके अंदर कोई भी उनने ऐसे फैक्टर्स को नहीं लिया, ऐसे सारे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर दिया, लाइक हेरिडिटी। उनने कहा
उनने हेरिडिटी के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, उनने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, उनने एनवायरमेंटल फैक्टर और हेरिडिटी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया इस थ्योरी के अंदर। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये थ्योरी गलत भी हो सकती है या एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो जीन प्याजे की थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेकंड स्टेज में बताया है, वो हो सकता है बच्चा थर्ड स्टेज तक सीख पाए, या हो सकता है थर्ड स्टेज वाला सेकंड स्टेज में ही बच्चे को आ जाए। तो दोस्तों, this is all about theory of Jean Piaget. Thank you.